हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर 1 फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर तक हमने दूसरे डिफरेंट टॉपिक्स को डील किया था, जिसमें हाउसिंग के बारे में था, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में था कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए घर को कंस्ट्रक्ट करवाते टाइम, कैसे उसका ब्लूप्रिंट तैयार करवाया जाता है, कैसे नक्शे का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। साथ ही साथ साइट कैसे सेलेक्ट करनी है, वहाँ की सॉइल कैसी होनी चाहिए, भूमि कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, इन सब फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो उसके बारे में हमने बात करी थी। आज हम नया टॉपिक लेंगे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट and their application in house decoration। अर्थात कला के सिद्धांत कौन कौन से हैं। कला के सिद्धांत एवं गृह सज्जा में इनके अनुप्रयोग, ये हमारा अगला टॉपिक है। देखिए, इसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट की, ठीक है, कि कला के सिद्धांत कौन से होते हैं और हम उनको घर में किस तरीके से यूज़ करते हैं जब घर को डेकोरेट करते हैं, है ना। अब देखिए, घर को व्यवस्थित रखना भी एक कला है ना। घर को सजाना भी एक कला है, घर को सुंदर बनाना भी एक कला है ना। आप आपका सामान कैसे चूज़ करते हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो, ये सब आर्ट ही के बारे में ही है ना। और घर को आप जिस व्यवस्थित रूप से या जिस कला से उसे सजाते हो ना, वो गृह कला कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, इस जो गृह कला है या प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है ना, यह कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनको ध्यान में रख कर के यदि काम किया जाता है तो आप गृह सज्जा को बहुत ही अट्रैक्टिव, सुंदर और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। और देखने वाले व्यक्ति या जो भी उसको देखेंगे ना, उन व्यक्तियों से आपको तारीफ ज़रूर से मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, यह इसके जो सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है इसके, 5 प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है दैट इज़ हार्मनी। जिसे कहते हैं अनुरूपता। हार्मनी, अनुरूपता। सेकंड जो है वो है प्रिंसिपल बैलेंस, जिसे आप कहते हो संतुलन। तीसरा जो प्रिंसिपल आता है दैट इज़ प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन, जिसे हम कहते हैं अनुपात। जो इसका फोर्थ प्रिंसिपल है दैट इज़ रिदम, जिसे कहते हैं लय, है ना। और 5वां प्रिंसिपल है वो है एम्फेसिस, जिसे कहते हैं दबाव, ठीक है। तो देखिए, आर्ट के 5 प्रिंसिपल्स हैं, हार्मनी, बैलेंस, प्रोपोर्शन, रिदम और एम्फेसिस, ठीक है। सभी का मतलब अलग अलग होता है, सबकी अपनी इम्पॉर्टेंस अलग अलग होती है। इन सब में से आप जिन प्रिंसिपल्स को चाहो अपनी गृह कला में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बंदिश नहीं है कि आपको 5 के 5 करने हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इनको यूज़ नहीं करें तो आप एक बहुत ही अच्छी गृह सज्जा को अचीव कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इनको आपने यूज़ करना ही होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे हार्मनी के बारे में, अनुरूपता। अब देखिए, कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी वस्तु है या कोई विचार है, ठीक है, आप उनको चूज़ करते हो, उनको सुव्यवस्थित करते हो या अरेंज करते हो ना, तो यह जो चीज़ होती है अनुरूपता कहलाती है। हार्मनी में रखना, हार्मनी मीन्स अनुरूपता से करना, एक जैसा रखना। तो चाहे ये आपके आइडियाज़ हों
या फिर थिंग्स हो, ठीक है, इनको क्या करते हैं हम अरेंजमेंट करते हैं, इनको प्रॉपरली अरेंज किया जाता है ना, तो इस चीज़ को अनुरूपता या हार्मनी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब घर की सजावट की बात चल रही है, डेकोरेशन की, तो जो भी आप डेकोरेशन करते हो उसके आपको पहले प्री प्लान कर लेना चाहिए, उस चीज़ को प्लानिंग करके तैयार रखिए आप कि हमें ये काम करना है, हम इसे इस तरीके से करेंगे। और अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आप उसके लिए सामान भी लेकर के आओ, ठीक है, कि हमें ये चीज़ों का घर की गृह सज्जा में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो क्या है, पहले उसकी आपको कैसे सजावट करनी है, कैसे व्यवस्था करनी है, उसकी पहले एक प्लानिंग आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और जब आप प्लानिंग कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको जितना भी मटेरियल होता है ना, मटेरियल उसका कलेक्शन करना है आपने, ठीक है, कि क्या क्या सामान आप उसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं, आप कलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या है आपका घर सुंदर दिखेगा, साथ ही साथ आप पैसे का वेस्टेज नहीं होगा, है ना। आप बिल्कुल सही मात्रा में आपका पैसा भी लगेगा और उसी के अनुरूप आप चीज़ भी लेकर के आओगे। कई बार क्या होता है, हम प्लान नहीं करते हैं और हम मार्केट में जाकर के खड़े हो जाते हैं, आपने उस टास्क को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। आप जैसे ही टास्क को एग्जीक्यूट करोगे, आप क्या करोगे, मार्केट में 1000 तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अब आप जाएंगे ना, वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या करना है। आप अननेसेसरी आइटम्स को वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे और आप लेकर के आ जाएंगे। अब जब आप घर पे क्यों, क्योंकि आपको मार्केट में जो जो अच्छा लगा आपने उठा लिया। अब घर पे आकर के आप देखते हो तो आपको लगेगा कि यार कुछ ये मैच नहीं हो रहा, ये चीज़ मैच नहीं हो रही है, ये कलर के साथ मैच नहीं है, तो किसी का साइज़ के साथ मैच नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, कुछ चीज़ें घर पे आने के बाद भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो अब आप क्या करेंगे, आपके घर को अजीब तरीके से आप सजावट कर देंगे, ठीक है, या फिर आप उस सामान को छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपको नुकसान। तो हमेशा प्लानिंग करके आपको पहले रेडी रखना है, ठीक है। अच्छा, प्लानिंग आपकी तैयार रहेगी तो जिसके बेसिस पे आप क्या, जैसे कि कैसे आकार के चाहिए, कितना सामान चाहिए, ठीक है, किस रंग का चाहिए, कहाँ से लेना है, कहाँ आपको सस्ता मिलेगा, कहाँ महंगा मिलेगा, कौन सी जगह आपके लिए पास में, कौन सी दूर है, कोई चीज़ आते टाइम टूट तो नहीं जाएगी। तो इन सब चीज़ों का हम पहले से ही ध्यान रखते हैं। तो प्लानिंग करते टाइम क्या होती है, हम एक्स्ट्रा 4 प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, तो वो हमारे आगे के काम को, समय को बचाती है, ठीक है। अब देखिए, जब आप अनुरूपता का भी यूज़ करते हो ना, तो उस टाइम पर कुछ बेसिक एलिमेंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसके भी कुछ एलिमेंट्स हैं, जिसमें 5 एलिमेंट है बेसिकली इसके, जिसमें सबसे पहला आता है लाइन एंड शेप, रेखा व रूप। अब देखिए, आप कोई भी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट लगा रहे हो, ठीक है, या फिर आप डेकोरेशन कर रहे हो, तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लाइनिंग का तो यूज़ करते ही हैं। कहीं न कहीं आपको लाइन मिल ही जाएगी, चाहे वो अरेंजमेंट भी कर रहे हैं ना, हर चीज़ के अपने कॉर्नर्स होते हैं, साइड्स होती है, तो उससे भी उसकी रेखाओं का आभास हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो इसीलिए हमेशा जो रेखाएं होती हैं इनका कॉम्बिनेशन करना, संयोजन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप रेखाओं को कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है, इनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को अप्लाई ही नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की, जैसे कैसी रेखाएं रखनी है आपको, उनका ध्यान रखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, कुछ चीज़ें होती है जैसे कि किसी का शेप ऐसा है, ठीक है, तो अब अगर उसके साथ में अगर आप बिल्कुल चौकोर चीज़ यूज़ कर लो ना, तो वो चीज़ ख़राब लगेगी। जैसे हम बात कर लेते बेसिकली फ्रेम्स के बारे में, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा वो बहुत सारी एक फ्रेम लगाने की एक फ़ैशन है कि एक ही वॉल के ऊपर बहुत सारी अलग अलग साइज़ की फ्रेम्स लगाई जाती हैं, ठीक है। अब आपने उसमें देखा होगा कि, या फिर आपने पुराने टाइम में देखा होगा कि वो एक बटरफ्लाइज वाला एक वो था कि जैसे ये बटरफ्लाइज लग रही है तो वो उड़ती हुई लगती थी, तो एक छोटी, फिर उसके ऊपर बड़ी, फिर वो ऐसे एक एक तरीके से चलती थी। तो आपने देखा इसमें भी आपको एक लाइन दिखाई दे रही है ना। तो लाइंस होती है जैसे कि खड़ी, आड़ी, तिरछी लाइंस होती हैं, ठीक है, ऐसी कर्व लाइंस होती है, तो इस तरीके की बहुत लाइंस होती है। अब आप देखिएगा, अगर हम लाइन का यूज़ करते हैं ना, अगर आपने सपोज़ ऐसी लाइन का यूज़ करते करते अगर आपने बीच में खड़ी लाइन का अगर इस तरीके से यूज़ कर लिया, ठीक है, ऐसे कुछ भी कर दिया ये, तो वो देखने वाले व्यक्ति को अनुरूप नहीं लगेगी, आप समझ रहे हैं।
3 लाइन का इसका यूज़ किया, फिर 1 कर दिया, फिर आपने 2 करके फिर यहाँ इस्तेमाल कर दिया, यहाँ कर दिया, तो ये देखने वाले व्यक्ति के फ्लो को तोड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी जगह इसी लाइन को अगर आप रिपीटेटिवली यूज़ करते हैं तो ये किसी के भी आई मूवमेंट को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप इसमें अब खड़ी लाइन का भी यूज़ करते हो तो सपोज़ आपने इस तरीके से किया, फिर एक बराबर मात्रा के बाद में फिर से आपने इन रेखाओं का इस्तेमाल किया, फिर से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये देखने वाले व्यक्ति की आंखों को अजीब नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ये सभी की सभी एक हार्मनी में ही है, इसलिए। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मेशन कोई देखेगा तो उसे अजीब लगेगा, ये फॉर्मेशन कोई देखेगा तो ये भी उसे अजीब लग सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए, हर रेखा जो होती है उसका अपना अपना एक इम्पॉर्टेंस होती है, उसका एक सिंबल होता है, ठीक है। तो जैसे कि सीधी रेखाएं होती है वो परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनकी जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, इंटेलिजेंस को दिखाती है, साथ ही साथ में उनके इंटरेस्ट वगैरह को भी शो करती है। तो इस तरीके से जो रेखाएं होती है ये सबका अपना इम्पॉर्टेंस होता है, ठीक है। ये गतिशीलता को जैसे शो करती है कि कोई भी चीज़ गति कर रही है ना तो उसको बताएगी ये, ठीक है। तो हर लाइन की अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। ये वेवी लाइंस होती है, ठीक है। तो इसके साथ भी अगर आप वेवी को यूज़ करोगे, अगर आपने इसके साथ में स्ट्रेट लाइन को कहीं पर यूज़ कर लिया है फिर वेवी यूज़ करो तो बहुत अजीब लगेगी दिखने में, है ना। तो कई बार पर्सन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है इस चीज़ में, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला एलिमेंट है वो है साइज़, जिसको आप कहते हो माप व आकार, ठीक है। अब देखिए किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपको हार्मनी लानी है, अनुरूपता लेकर के आनी है, तो उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, समानुपात के नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जब हम इंटीरियर डेकोरेशन की बात करते हैं तो उसमें साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी आपके प्रोडक्ट का, किसी भी वस्तु का, ठीक है। अब किसी डिज़ाइन जो वस्तु है, ठीक है, उसके क्योंकि उसका जो आकार होता है वो एक रचनात्मक टाइप की डिज़ाइन होती है, ठीक है। अगर वो अच्छी नहीं होगी, सही नहीं होगी, तो आपकी जो डेकोरेशन है वो बेकार चली जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा उसके माप के ऊपर, उसके आकार के ऊपर ध्यान देना चाहिए और वो आपके उपयोग के अनुकूल होनी चाहिए, तभी तो वो इफ़ेक्टिव लगेगी ना लगने के बाद में, दिखने में, इसलिए, ठीक है। अब देखिए चीज़ों का जो आकार होगा ना वो आपके इफ़ेक्टिवनेस को बताएगा, ठीक है, डेकोरेशन की, और साथ ही साथ में उसको अच्छा बनाने का काम भी करेगा। तो आपने हमेशा इसके ऊपर ध्यान देना है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करते हैं तो उनका साइज़ किसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है दैट इज़ टेक्सचर, ठीक है, जिसको आप कहते हो रचना या बनावट, ठीक है। अब देखिए बनावट या जब रचना की बात करते हो ना या टेक्सचर की बात करते हो, मीन्स किसी चीज़ का सरफेस कैसा है आप उसको छू करके पता कर सकते हो। जैसे कि टेबल के सरफेस को हमने छुआ, वो कैसा लग रहा है, पेपर के सरफेस कैसा लग रहा है, पेन का सरफेस कैसा है, हमारे स्किन का सरफेस कैसा है ना। इसके अलावा आपके पास में कोई भी सामान होता है आप उनको छू करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा उसका टेक्सचर कैसा है, तो आपको बहुत टाइप के टेक्सचर्स पता चलेंगे। कई बार क्या होता है हम आँखों से देख करके भी हमें टेक्सचर का अंदाज़ा ऐसे लगा लेते हैं, लेकिन वो कब लगा पाते हो जब आपने उस वस्तु को पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है तब, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी वस्तु को पहली बार देखा ना तो आप आँखों से उसके सतह का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हो, ठीक है। तो देखिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना उसके बहुत सारे टाइप के टेक्सचर्स होते हैं। जैसे कि देखो एक होता है क्रिस्प टेक्सचर होता है, ठीक है, जिसे आप कहते हो ना थोड़ा कुरकुरा सा एकदम वैसा टाइप का, ठीक है। एक होता है डेलिकेट जो बहुत ही मुलायम होता है, आपने उसका इतना ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एक होता है फरिस टेक्सचर, ठीक है, फर टाइप का जो टेक्सचर होता है वो, है ना, सॉफ्ट लगता है, मुलायम लगता है काफ़ी। एक होता है ग्लॉसी, ठीक है, ग्लॉसी एकदम चमकदार लगेगा, आपको लगेगा जैसे उस सतह के ऊपर आपने पानी गिरा दिया या किसी ने पानी गिरा दिया, तो वो चमचम करने वाली जो होती है ना टेक्सचर वो ग्लॉसी होती है। आप हाथ फेरोगे तो आपका हाथ एकदम से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें बिल्कुल लेवल की होती है, मीन्स समतल जो होती है, एकदम एक ही लेवल होता है, समतल लगेगा आपको एक जैसा, ठीक है। कुछ जो टेक्सचर होता है ना वो हैरी होता है।
हैरी टेक्सचर मीन्स जो रोएदार हो सकते हैं, ठीक है, या फिर बाल टाइप के हो सकते हैं। देखिए जो फर होता है ना वो आपको एक्चुअली बाल के समान दिखाएगा, जैसे आप खरगोश का जो आप फर होता है, जानवरों का फर होता है, या टेडी बेयर्स का फर होता है, ठीक है। एक हैरी या रोएदार जो स्ट्रक्चर होता है उसमें रोए उठे हुए होते हैं, तो ये फरी वाले से थोड़ा सा रफ होता है टेक्सचर, ठीक है। एक हार्श टेक्सचर होता है, ठीक है, ऐसा चुभता हुआ सा तीखा तीखा सा आपको दिखेगा, जब आप उसको टच करेंगे तब आप ऐसा महसूस करेंगे, है ना। एक पोरस होता है, पोरस में बहुत सारे छेद होंगे, कहीं न कहीं पे आपको छेद दिखाई देंगे उसमें, ठीक है, ये पोरस टेक्सचर होता है। एक होता है लेदरी स्ट्रक्चर या लेदर वाला स्ट्रक्चर, है ना। लेदर कैसा होता है, चमड़े टाइप का होता है ना, तो वो कैसा लगता है, एकदम स्मूथ भी नहीं होता, एकदम रफ भी नहीं होता है, हल्का सा उबड़ खाबड़ भी होता है, ठीक है, स्मेली भी होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कुछ का मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, धातु का बना हुआ होता है ना, तो वो मेटालिक आपको समझ में आ जाएगा। एक रॉकी स्ट्रक्चर होता है, जैसे चट्टान या पत्थरों का कैसा होता है टेक्सचर, उस टाइप का टेक्सचर होता है, ठीक है। एक रफ टेक्सचर होता है जो खुरदरा सा लगेगा, आप उस पर हाथ लगाएंगे आपको काफ़ी रुकावटें आएगी आपके हाथ को आगे बढ़ाने में, जैसे ग्लॉसी है, लेवल वाला है, ठीक है, ऐसे डेलिकेट एज होते हैं या फरी टेक्सचर होता है, तो आप उस पर जब हाथ घुमाएंगे तो आपका हाथ आगे सीधा चला जाएगा। पर रफ टेक्सचर पे या ऐसे रॉकी एजेस वाले या किसी पे भी इस पर टच करेंगे तो आपके हाथ को मतलब बार बार आपको बीच में यूँ अपने हाथ को थोड़ा सा दिक्कत आएगी आगे बढ़ने में, ठीक है, इतना अंतर होता है इनमें। एक होता है रबरी स्ट्रक्चर टेक्सचर होता है, ठीक है, रबड़ का जो टेक्सचर होता है ना ये रबरी टेक्सचर कहलाता है, ठीक है। एक होता है सैंडी टेक्सचर, रेत वाला जो टेक्सचर होता है, ठीक है, एक तो रेत बिखरी होती है, आप उसको छूते हो आपको कैसी लगती है, या फिर अगर इस पेपर के ऊपर आपने कुछ अच्छा सा ग्लू लगा करके बहुत सारी रेत गिरा दी, अब आप देखिए वो उसका टेक्सचर कैसा हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ टेक्सचर है, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसके, है ना। अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो टेक्सचर है ना इसके बेसिस पर भी सजावट का बहुत ध्यान रखा जाता है। उसका कारण क्या है कि देखिए टेक्सचर जैसा होगा ना उसके अकॉर्डिंग उसकी सजावट कमरे की जाएगी। अगर आपने स्मूथ टेक्सचर की कुछ चीज़ें यूज़ करी है, मैट टेक्सचर की यूज़ करी, तो आप सभी वैसी कीजिए तो आपका घर एक समान दिखेगा, अन्यथा उसके अंदर आपको बहुत सारा अलग अलग चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। तो टेक्सचर का भी इस प्रकार से ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगला एलिमेंट है आइडियाज़, ठीक है, या विचार। अब देखिए कोई भी आप काम कर रहे हो लेकिन अगर आपके आइडियाज़ ही हार्मनी में नहीं है, विचारों की अनुरूपता ही नहीं है, तो सारे के सारे प्रिंसिपल्स इसके सामने बेकार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आपके जो विचार हैं, आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वो और आपके पास जो सामग्री है, इन सबको आपको मैच करके देख लेना चाहिए। जैसा आप चाहते हैं क्या वैसा सामान है आपके पास है या नहीं है, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर हमेशा ध्यान रख करके उसी के अकॉर्डिंग आप फर्नीचर चूज़ कीजिए, एक्सेसरीज़ चूज़ कीजिए, अपहोल्स्ट्री यूज़ कीजिए, सामान, लाइटिंग, रूम का कलर, एवरीथिंग, जो जो चीज़ें आप इस्तेमाल करना चाहते हो ना, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अच्छे कपड़ों का यूज़ करते हैं, अच्छे चीज़ों का, अच्छे सामानों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमारे को घर के ऊपर भी उसी तरीके से ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कलर, रंग। अब देखिए जो कलर है ना, अगर इसमें अनुरूपता नहीं है तो फिर आपके सारी की पूरी जो सजावट है वही ख़राब हो जाएगी। आपने देखा होगा कई लोग मतलब कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान नहीं रखते तो इतने उटपटांग कलर हो जाते हैं, वो देखते ही आपको अटपटे से लगते हैं। किसी का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता तो आपको अच्छा लगेगा, कहीं पर अगर सिर्फ एक ही सिंगल कलर यूज़ किया तो आपको बहुत ही मोनोटोनस लगेगा वो देखने में, है ना। कहीं पर अगर 2-3 कलर्स का यूज़ किया और वो अगर उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठ रहा तो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो देखिए कलर जो होता है ना उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है किसी चीज़ को सुंदर बनाने में, आकर्षक बनाने में और नोटिसेबल बनाने में कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। कलर्स जो होते हैं ना ह्यूमन की इमोशंस को शो करते हैं, उसकी इंटेलिजेंस को बताते हैं, ठीक है, और हमारे मूड को भी अच्छा कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी रूम के अंदर बहुत ही कम लाइटिंग है तो वहाँ पर आप लाइट कलर्स का यूज़ कीजिए, ठीक है। लो लाइट है ना अगर किसी जगह पर तो आपने क्या यूज़ करना है,
लाइट कलर्स का यूज़ करना है, ताकि क्या है, इन कलर्स की वजह से थोड़ी सी उजास आ जाती है। लेकिन अगर किसी जगह पर अगर हाई लाइट है, ठीक है, ये प्रॉपर अच्छी लाइटिंग आ रही है, इनफ लाइटिंग, तो आप वहाँ पर डार्क कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए आप हाई लाइट में अगर आप लाइट कलर्स का यूज़ करेंगे ना तो वो अच्छे दिखेंगे, नो डाउट। लेकिन अगर लो लाइट में अगर आपने डार्क कलर्स का अगर यूज़ कर लिया है ना, तो आपको एकदम अंधेरापन दिखाई देगा उस जगह पर, आपको अजीब सा लगेगा, कमरा छोटा छोटा सा लगेगा, डार्क लगेगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मन को नहीं भाएगा आपके वो, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा यूजुअली लोग जो अपने घर होते हैं इनको हल्के रंग से ही इनकी दीवारों को रंगवाते हैं, लेकिन जो डोर्स का और विंडोज़ का कलर होता है उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है, और वो जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो मैच करके किया जाता है, भाई दीवार का ये कॉम्बिनेशन, तो अकॉर्डिंगली हम विंडोज़ का डोर का भी यही रखेंगे, ताकि कॉम्बिनेशन भी हो जाए और लाइट डार्क से अंतर भी दिखाई दे। अन्यथा अगर सेम ही कलर की दीवारें, सेम कलर के अगर विंडोज़ और डोर्स होंगे तो वो देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, है ना। तो अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कलर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप डार्क कलर्स का यूज़ कर सकते, ऐसा भी आजकल देखो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, है ना। तो डेकोरेशन में, इंटीरियर में क्या किया जाता है, कुछ अगर आपको कुछ अलग अट्रैक्टिवनेस लानी है तो क्या करते हैं, जैसे पूरा चारों दीवारों को सेम कलर से करके सीलिंग का कलर चेंज कर दिया। कई लोग 4 दीवार में से 3 दीवार को सेम कलर का करके एक दीवार का कलर चेंज कर देते हैं, उसका टेक्सचर लगा देते हैं, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइंस बनवा देते हैं, तो वो देखने में बहुत ही अपीलिंग लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है ना। तो कलर्स का उपयोग करने से बहुत चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के इस लेक्चर में हमने बात करी है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को हमने स्टार्ट किया है ना। हमें पता है 5 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से हमने पहला प्रिंसिपल हार्मनी को डिस्कस किया, और साथ ही इसके जो एलिमेंट्स थे उनके बारे में भी हमने बात करी है। तो जितने इम्पॉर्टेंट ये प्रिंसिपल्स होते हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट इनके एलिमेंट्स भी होते हैं। अगर आप एलिमेंट्स को ध्यान में नहीं रखोगे तो आपके प्रिंसिपल्स बेकार है, और प्रिंसिपल्स का ध्यान नहीं रखो तो आप एलिमेंट्स को भी वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, इन आइडियाज़ को भी वहाँ पर नहीं ला सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।